हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डीबीएमएस का कोड्स का रूल का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि कितने प्रकार करके हम कोड पर देखेंगे। पहले जैसे कि हम लोग कोड पढ़ा था, हम लोगों ने कोड पढ़ चुका था, 1 पढ़ चुका था, जिसको 1 को हम लोग फाउंडेशन रूल भी बोलते हैं। आपको बताए थे 0 से लेकर के 12 रूल होते हैं, जिसको 0 को फाउंडेशन रूल मानते थे और मेन रूल जो होता है 1 से 12 होता था। 0 रूल को हम लोग फाउंडेशन रूल बोलते थे। यहाँ से हमको जैसे कि बताया जाता था कि डाटा को कैसे टेबल में सेट करना है। उसके लिए डेटा, मेटा डेटा और टेबल में ये सारा कुछ को सेट करने के किया जाता है डेटाबेस में, है ना। जिसे 1 को बात किए थे हम लोग। 1 में डाटा जो है कि रो कॉलम में सेव होगा, मेटा डाटा स्ट्रक्चर टेबल में सेव होगा, यूजर जो है कि टेबल में ही सेव होगा। ऐसे हम पहले बता चुके थे, ये सब पढ़ा चुके थे। और 2 हमको बता दें, ग्रांटेड एक्सेस रूल होना चाहिए। ग्रांटेड एक्सेस एवरी डेटम पॉसिबल टेबल, जिसे एक टेबल में टेबल होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए और कॉलम का नाम होना चाहिए, है ना। ये हम बताए थे आपको। और रूल 3 तक हम पढ़ा दिए थे। रूल 3 में जैसे कि कोई भी वैल्यू को नल हो तो नल को वो मस्ट सपोर्ट कर सकता है, नल को रिप्रेजेंट कर सकता है और नल वैल्यू को वो बता सकता है, इधर नहीं दिखे, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल जो है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, कि मैं बहुत बढ़िया टॉपिक बता दे रहा हूँ, है ना। इसमें आप पढ़ करके और बीपीएससी TRE 4 के लिए बहुत अच्छा से स्कोरिंग कर सकते हैं, है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है उसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। इसमें आप देखिएगा सारा कुछ जितना हम पढ़ाए सब एग्जाम में लगभग टच कर गया, हर साल के इस हिसाब से देखिएगा तो। इसलिए TRE 1, 2, 3 तक हम उसी को देख करके ही ये सब पॉइंट को हम रख रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से अच्छे स्कोरिंग कर सकें, है ना। जैसे अब हम लोग शुरू करते हैं कोड रूल 4 क्या कहता है, जो है कि डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग। अब आते हैं, अब पहला प्रश्न आता है इसमें कि ऑनलाइन कैटलॉग होता क्या है ना। चलिए पहले हम लोग जानेंगे कैटलॉग होता क्या है। कैटलॉग कहने का मतलब एक मेनू, है ना। जैसे कि आप कभी होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे तो पहले आपको मेनू दिखाता है, वो सारा कुछ कैटलॉग में लिखा हुआ रहता है। उसी तरह से जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर जो भी डेटा में सेव होगा वो कैटलॉग के थ्रू सेव होगा, है ना। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये डेटाबेस स्ट्रक्चर मेटा डेटा, है ना। डेटाबेस स्ट्रक्चर मेटा डाटा मस्ट बी स्टोर इन रिलेशनल टेबल में सेव होना है। जैसे कि हम रिलेशन में आपको बताए थे कि एक टेबल से दूसरे टेबल को कैसे रिलेशन करते हैं। कि प्राइमरी की रहेगा तो अगले को अगर हम रिलेशन करते हैं तो अगला को फॉरेन की हो जाता है ना, यूजिंग द रिलेशनल लैंग्वेज। अब रिलेशनल लैंग्वेज को यूज करके हम उसमें रिलेशन करेंगे, है ना। द डाटाबेस डिस्क्राइब द मस्ट रिप्रेजेंट इन अ सेट ऑफ रेगुलर टेबल में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डाटा अबाउट डाटा, यानी कि डाटा के बारे में जो बताया जाता है उसको हम लोग डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बोलते हैं। जैसे एक तरह से एग्जांपल में समझ सकते हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट या कहीं का मेनू जो दिखाता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन कैटलॉग हमको कह सकते हैं ना। डाटा को जो भी डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे डाटा को बताया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, उसको ऑनलाइन डाटा हम लोग कर सकते हैं। तो इसका रूल 4 का होगा, मेटा डाटा स्टोर इन एक्सेसिबल लाइक रेगुलर डाटा यूजिंग द रिलेशनल मॉडल एंड SQL, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में देखिए क्या है कि रूल 5 डाटा सब लैंग्वेज रूल। डाटा सब लैंग्वेज रूल क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा ना। डाटा, ये देखिए कितना अच्छा तरीका से मैं लिख दिया इंग्लिश हिंदी, ताकि आप पढ़ करके आराम से इसको समझ सकते हैं ना। इसके अनुसार क्या है, इस रूल के अनुसार सिस्टम में से डाटा एक्सेस करने के लिए कम से कम एक रिलेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। आपको जैसे कि पिछला क्लास में बताया था कि रिलेशनल लैंग्वेज कितना तरीका का होता है ना, तो इसमें कम से कम एक रिलेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। यह रिलेशनल लैंग्वेज लीनियर सिंटैक्स को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। इससे ये हम जानेंगे एग्जांपल में। जैसे कि आपको हम बताया DDL DML, है ना, ये सारा कुछ को वो सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज DDL और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML को सपोर्ट करना चाहिए। 5वां रूल यही कहता है, क्या कहता है कि डाटा सब लैंग्वेज रूल को सपोर्ट करना चाहिए सीधा। ऑल डाटा, इंग्लिश में भी देखिए लिखा हुआ है, ऑल डाटा एक्सेस स्ट्रक्चर डिफिनेशन एंड मैनिपुलेशन मस्ट बी परफॉर्म यूजिंग ए यूनिफाइड वेल डिफाइंड रिलेशनल लैंग्वेज, है ना। यानी कि सीधा कहने का मतलब ये है कि रूल 5 यही कहता है कि जो भी सब लैंग्वेज है वो उसको वो सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि DDL और DML को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए 6 क्या कहता है, व्यू अपडेटिंग रूल, है ना। व्यू अपडेटिंग रूल क्या कहता है, इस रूल के अनुसार व्यू को इंटेक्स द्वारा भी अपडेट किया जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी साइट या कोई भी पढ़ने वाला प्लेटफॉर्म या कोई भी एप्लीकेशन को आप खोलते हैं,
तो उसमें आप फिल्टर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लेते हैं आपका नाम कोई क्लास आप परचेज किया, उस क्लास में आपका नाम गलती कर दिया है ना, आपका नाम गलती हो गया, तो आप उसको सुधारने का आपको ऑप्शन मिलता है ना। यानी कि अगर आप यहाँ अपडेट करते हैं तो व्यू लेवल पर अगर अपडेट करते हैं तो वो एडमिन लेवल तक का भी सब कुछ चेंज हो सकता है। कहने का यही मतलब है कि व्यू लेवल में अगर हम चेंज करें तो सारा कुछ अपडेट हो जाए, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं व्यू अपडेटिंग रूल। व्यू अपडेटिंग क्या होता है कि जो इंड यूजर यानी कि व्यू यानी कि यूजर के हिसाब से अगर कोई चेंज करता है तो वो सारा कुछ वहाँ पे चेंज होना चाहिए। व्यू अपडेट सपोर्ट द RDBMS must be able to propagate view updating support the RDBMS must be able to propagate, update, insert, update and delete का भी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। made to a view level ensuring that they are reflected in the अंडरलाइंग बेस टेबल व्हेन द थ्योरेटिकल पॉसिबल, है ना। यानी कि सीधा कहने का मतलब यही है कि व्यू लेवल पर अगर कुछ भी अपडेट करते हैं, डिलीट, इंसर्ट या अपडेट, तो वो जाकर के वहाँ पर भी हमारा चेंज हो जाना चाहिए, ये कहने का इसका मतलब है। चलिए आगे देखिए, आगे में क्या होगा, 7 होता है हाई लेवल इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट रूल। अब हाई लेवल इंसर्ट डिलीट क्या होता है? हाई लेवल में होता है कि अगर हम एक टेबल से हम अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों परफॉर्म अगर हम एक बार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल, है ना। लो लेवल में क्या होता है, पहले एक बार करते इंसर्ट कर सकते थे, फिर थोड़ा देर फिर अपडेट कर सकते हैं, फिर इस तरह से बार बार हम एक एक करके एक एक प्रोसेस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बार में हम हाई लेवल में सब कर सकते हैं, कहने का यही है। 7 रूल में क्या कह रहा है कि एक बार अगर हम परफॉर्म की इस रूल के अनुसार सिस्टम द्वारा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑपरेटर को एक साथ सेट करने का सपोर्ट किया जाना चाहिए, है ना। यह रूल कहता है कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट का प्रयोग किसी टेबल के एक रो पर करने के बजाय रिट्रीवर सेट पर होना चाहिए। रिट्रीवर सेट यानी कि ये रिट्रीव मतलब कहीं से रिट्रीव करके और हम एक बार में सेट को पूरा कर सकते हैं, है ना। इसमें है कि सेट लेवल ऑपरेशन, है ना। RDBMS मस्ट सपोर्ट हाई लेवल इंसर्ट, डिलीट। एक बार में हम डिलीट कर इंसर्ट करना चाहे, रिट्रीव एक रो में नहीं हो, जैसे एक रो में होगा या तो डिलीट होगा या अपडेट होगा, इंसर्ट होगा। अगर हम सेट में करेंगे तो हो सकता है एक बार में हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, है ना। यही रूल कहता है। 7 रूल क्या कहता है कि हाई लेवल इंसर्ट, डिलीशन एंड अपडेट होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए 8 क्या कहता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या कहता है कि इस फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी रूल, फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी जब डाटाबेस में कोई नया स्टोरेज या डिस्क ऐड करते हैं या किसी डिस्क और लोकेशन को चेंज करते हैं तो टेबल में और उनके बीच में रिलेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए सीधा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी टेबल बना दिए, कोई भी एक स्टोरेज पे, एक हार्ड डिस्क पे, ये हार्ड डिस्क पे आपने कुछ डेटा बना दिया, ठीक है। अब ये हो सकता है ये आप चाहे ये हार्ड डिस्क था, आप चाहे एक आपको SSD मिल गया, है ना, SSD। तो आपको बताया गया कि हार्ड डिस्क को सारा चीज़ को कॉपी कर देना है SSD को, और SSD को लगा देना है कंप्यूटर में, ठीक है। अब हार्ड डिस्क को आप सारा डाटा इसमें है, डाटा कॉपी कर दिया SSD में, है ना, SSD को लगा दिया कंप्यूटर में, ठीक। अब ऐसा ना हो जाए कि SSD हार्ड डिस्क पर हम SSD चेंज कर दिए तो मेरा सारा डेटा चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ड अगर फिजिकल में हम कुछ चेंज करते हैं तो उसको कहीं पर भी जैसे कि इंड यूजर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी तरह से। हार्ड डिस्क लोकेशन चेंज किए या फिर हार्ड डिस्क चेंज किए तो किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसी तरह से है लॉजिकल डाटा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी में सीधा कहने का यही है कि अगर लॉजिकल लेवल में अगर कोई चेंज करते हैं तो उसमें हमको कोई किसी तरह से चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका वो कहने का मतलब वही है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी इस रूल के अनुसार जब डाटाबेस में लॉजिकल लेवल पर कोई मॉडिफिकेशन किया जाए तो यूजर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी को प्राप्त अचीव करना टफ कठिन है ना। अब जानते हैं कि अगर लॉजिकल लेवल को थोड़ा सा बनाना है, अचीव करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लोकेशन चेंज करने में, लोकेशन चेंज करके और बनाने में, लॉजिकल डाटा में अपडेट करने में, है ना। तो इसका कहने का मतलब लॉजिकल डाटा में अगर लॉजिकल लेवल में कुछ भी बदलते हैं तो इंड यूजर या फिर यूजर में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर हम लॉजिकल लेवल में स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, स्ट्रक्चर या फिर टेबल का डिजाइन चेंज कर दिए, तो ऐसा ना हो कि यूजर में जा करके कुछ बदलाव आ जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजाइन सिर्फ चेंज होना चाहिए, डाटा वो जो भी डाटा है हमारा वही होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल लेवल में कोई चेंज करेंगे तो वो कहीं पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10 रूल क्या कहता है? इंटीग्रिटी। देखिए इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल क्या कहता है कि एक जो भी प्रोग्रामर है, प्रोग्राम कर रहा है, उसको इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि अगर मान ले वो टेबल बनाता है, टेबल में इस तरह से टेबल आप बना दिया, तो वो चाहे तो किसी में भी स्टार मार्क कर सकता है ना, ताकि उसको बिना भरे आगे नहीं जा सकता है। सीधा कहने का मतलब यही है कि ये स्टार मार्क कर देगा, फ़ोन नंबर हो या फिर ये मान लेते ये फ़ोन नंबर है और इसको स्टार लगा दिया कि इसको आप भरना ही भरना है ना, यानी कि ये कैटलॉग के ही थ्रू हो सकता है। द डिफरेंट कांस्टेंट एग्जाम्पल, नॉट नल, नॉट नहीं हो सकता है, यूनिक, फॉरेन की, चेक, है ना, एस आर स्टोर्ड एंड मैनेज द सिस्टम कैटलॉग नॉट विद इन द एप्लीकेशन कोड इटसेल्फ। वो क्या है, कैटलॉग के थ्रू ही होना चाहिए, है ना। कैटलॉग यानी कि एक तरह से कैटलॉग हम जैसा को पहले बताए थे कि मेनू जिसको बोल सकते हैं, तो कैटलॉग में टेबल हो सकता है, नाम हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, कोड हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है ना। तो वो फ़ोन नंबर को नॉट नल नहीं होना चाहिए, है ना। अब उसको देखिए स्टूडेंट टेबल में जैसे कि फ़ोन नंबर दे दिए तो नॉट नल नहीं हो। स्टूडेंट एक टेबल बनाए, स्टूडेंट टेबल के नाम से बना दिए, उसमें एक फ़ोन नंबर दे दिए, तो फ़ोन को स्टार मार्क लगा देंगे ताकि वो नल नहीं हो, यानी कि नॉट नल हो। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी को भी हम अपना कर सकते हैं। देखिए कोड 11 क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझिए कि आप कहीं पर भी ऑनलाइन सामान कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब सामान ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब एक जूता को आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक। अब जूता ऑनलाइन किया तो आपको जूता दिख गया, आप जूता देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जूता का जो भी ये लिखा हुआ है तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि ये बंगलोर में है, ये पटना में है, ये रांची में है, इस तरह से आपको नहीं दिखेगा। कहाँ से ये कौन कौन प्लेटफॉर्म पे कौन कौन लोकेशन पर जूता है, वो जूता वो नहीं दिखेगा आपको, वो डायरेक्ट आपको जूता दिखेगा कि आपको ये नंबर है, आपको यहाँ से ऑर्डर करना है। ये आपको लोकेशन, यानी कि ये लोकेशन जो है कि आपसे हाइड किया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल क्या कहता है, यूजर यानी कि यूजर के हिसाब, यूजर को कुछ ऐसा चीज़ है सब कुछ छिपा करके जो उसको ज़रूरत है सिर्फ उसको देगा। जूता अगर हमको लेना है तो वो सारा जो पीछे का उसका लोकेशन है कहाँ से आएगा, इसका ये हाइड किया जा सकता है ना। यानी कि अगर आपके पास पार्सल डिलीवर होता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये कहाँ से आ रहा है। पहले आपको ऐसा नहीं दिखाया कि 10 जगह लोकेशन में है तो 10 जगह का आपको दिखाएगा, यानी कि जितने जो भी डाटा है छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारा जगह पर है, तो वो सारा कुछ आपको लोकेशन आपसे हाइड रखा जाएगा। सीधा आपका जो मेन पॉइंट है बस वही आपको दिखाया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट है 12 रूल। देखिए 12 नन समर्सिबल, देखते हैं नन सबवर्सन रूल। अब इसके रूल के अनुसार क्या होता है कि लोअर लेवल लैंग्वेज है, डाटाबेस के लैंग्वेज द्वारा लगाए गए इंटीग्रिटी रूल, जो भी रूल लगाया जाएगा इंटीग्रिटी रूल, उसको वो बाईपास नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लिया जब कोई भी रूल लगा दे, जैसे कि स्टार मार्क कर दे, नॉट नल कर दे, ऐसा ऐसा रूल लगा दे, है ना। इस तरह से अगर रूल लगाते हैं तो वो उसको बाईपास नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको RDBMS का कोड रूल के में आता है। ठीक है, यानी कि इसको लोअर लैंग्वेज का उपयोग डाटाबेस लैंग्वेज के द्वारा लगाए गए इंटीग्रेटेड रूल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डाटाबेस लैंग्वेज द्वारा लगाए गए कांस्टेंट को बाईपास नहीं किया जा सकता है। कोई भी कांस्टेंट लगा देंगे, एक स्टार मार्क लगा देंगे, ऐसे तो वो उसको बाईपास नहीं करना चाहिए, उसको वो फॉलो करना चाहिए। इसीलिए RDBMS का 12 रूल यही करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है ना, अब 12 देखिए आपको हम बता दिए 0 से लेकर के 12 जो कोड का जो रूल होता है, जो RDBMS को सपोर्ट करता है, उसको हम समझा दिए 0 से लेकर के 12 तक का। जिसका 0 आपको बताया कि 0 फाउंडेशन में है रूल है, और 1 to 12 आपका मेन रूल है ना। तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए, समझिए, और यही मेन, ऐसा ही मेन को पॉइंट से पूछता है। ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना मेन पॉइंट हम बताएं बस इतना ही से वो क्वेश्चन पूछेगा। आप उठा के देख लीजिए TRE1, TRE2, TRE3 का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बस जितना हम पॉइंट पढ़ाए बस उसी से आपको पूछेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम डेली ऐसे ऐसे क्लास को डालते हैं ताकि आपके पास पहले पहुंच जाए और आप इसको पढ़ के कुछ हासिल करें, है ना। 0 से लेकर 12 तक आपको हम इसको समझा दिए। ठीक है, जैसे कि आपको 0 बता दिए थे, फाउंडेशन रूल है 0, फिर कोड 1 है जो आपको टेबल सपोर्ट करता है, इसे रो और कॉलम होना चाहिए, है ना। इस तरह से कोड को हम समझा दिए सारा कुछ को।
आप इसको पढ़िए समझिए, है ना। इसमें देखिए सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी को छोड़ करके आगे बढ़। कोड रूल से एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और इसको एक समरी हम आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा। एक समरी 0 से लेकर के 12 तक का जो भी कोड होता है वो हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए।